करणार आहात का? होय 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 चालेल सर. येस, लाईव्ह झाली. ओके. नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो आज के इस सीरीज में, आरएवी गुरु सीरीज में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है वैद्य महेश ठाकुर सर, जो कि डोंबिवली महाराष्ट्र से है और इसी साल इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय गुरु के तौर पर हुई है. तो इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ. So I welcome Dr. Mahesh Thakur sir from Dombivli, Mumbai, Maharashtra. नमस्ते. So before starting the session, we will go through Dhanvantari Vandana. So I am sharing the screen for Dhanvantari Vandana. धन्वंतरी का नमन कर हम इस प्रोग्राम का आरंभ करते हैं. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्. धन्वंतरी को नमन कर इस प्रोग्राम का आरंभ हम करते हैं. तो वैद्य महेश से पिछले 28 ईयर्स से वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं. शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस में उनकी रुचि है. इसी के साथ साथ आयुर्वेद प्रचार प्रसार का कार्य भी सर कर रहे हैं. डॉक्टर ठाकुर सर को नेशनल लेवल यंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर गोल्ड मेडल इस अवार्ड से भी नवाजा गया है और हाल ही में उनको भिषक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है. सो आई वेलकम वंस अगेन डॉक्टर ठाकुर सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु. इसी साल उनकी नियुक्ति इस राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु के तौर पर हुई है. पूरे भारत भर से इनका चयन होता है, जो कि इंस्टीट्यूट है दिल्ली की आयुष सेंट्रल मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली से इनकी नियुक्ति की जाती है और भारत भर से जो भी सम्मान प्राप्त वैद्य है इनमें से एक है वैद्य महेश ठाकुर सर. सो आई रियली वेलकम सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ आयुष दर्पण. इस सीरीज को हम चला रहे हैं. इसमें लगातार राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु हमारे साथ जुड़ते हैं और अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है. तो आयुर्वेद चिकित्सा करते समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि संप्राप्ति का भंग कैसे किया जाए और जो भी औषध या मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका कार्य कैसे होता है. तो इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे और चंद्रप्रभा वटी सिद्धांत एवं व्यवहार इस विषय पर सर अपने अनुभव प्रस्तुत करने जा रहे हैं. तो मैं सर का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और सर से अनुरोध करती हूँ कि वो सेशन को स्टार्ट. धन्यवाद मैडम. जा रहा हूँ. धन्यवाद मैडम जी. मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. हेलो.
हाँ, क्या yes, आप sir, सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आज का सब्जेक्ट? yes, sir, yes, sir, yes, please हाँ, continue. Just धन्यवाद। हाँ, just make it मैं full screen. प्रथम, हाँ, आयुष दर्पण के ऑर्गेनाइजर और श्री नवीन जी जोशी और आप उनके सब सहयोगी वैद्य, उनको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा चयन किया इस व्याख्यान के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो है हमारे आयुर्वेद में ड्रग डिजाइनिंग किस तरह से हमारे आचार्यों ने किया, और वो जानना इस व्याख्यान का प्रमुख उद्देश्य है। और इसीलिए हमने उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत की है हमारी क्लिनिक में, हमारी प्रैक्टिस में, जिसका बहुत बार हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो है चंद्रप्रभा। चंद्रस्य इव प्रभास्या, जैसे इसका वर्णन किया गया, ये चंद्रप्रभावटी। चंद्रप्रभावटी, और हम देख रहे हैं कि ये चंद्रप्रभावटी जो है वो प्रैक्टिस में किस तरह से हम यूज करें। और उसके पहले, जैसे कि चरक कहते हैं, सम्यक प्रयोगेण सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम। वैद्य की सिद्धि क्या है? तो वो ये है कि दवाइयों का सम्यक प्रयोग। तो ये सम्यक प्रयोग क्या होता है और सम्यक प्रयोग के लिए क्या हमें ज्ञान, उचित ज्ञान होना चाहिए, इसके ऊपर हम आज रोशनी डालेंगे। तो चंद्रप्रभावटी सिद्धांत और व्यवहार। और वैसे देखा जाए तो इस व्याख्यान में सिद्धांत जो है वो 75% है और व्यवहार जो है, जो कि डायनामिक है, बदलता रहता है कालानुसार, रोगियों अनुसार, और वो 25% है। अगर हम सिद्धांत भली भांति जान ले, चंद्रप्रभावटी का निर्माण क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो विकार का संप्राप्ति भंग कैसे करती है, अगर आप इस तरह से हमने उसकी कर्मों को पहचान लिया, द्रव्य गुण रसवीर्य विपाक अगर हमें पता हो गए, तो ये बहुत आसान हो जाता है चंद्रप्रभावटी एक करेक्ट तौर पे यूज करना। आगे जाके देखेंगे तो ये पूरा जो लेक्चर है, पूरा जो व्याख्यान है, उसमें चंद्रप्रभावटी या कोई भी औषधि का किस तरह से विचार किया जाए, ये चरक विमान स्थान में चरकाचार्य बताते हैं। तस्मात् रस प्रभावतश्च द्रव्य प्रभावतश्च दोष प्रभावतश्च विकार प्रभावतश्च तत्वम उपदेक्ष्यामः। चरकाचार्य कहते हैं, ये विमान स्थान के रस विमान प्रथम अध्याय का श्लोक है, और वो कहते हैं इसके पहले श्लोक में कि व्याधि अनेक दोषों से बनते हैं, उन दोषों का कॉम्बिनेशन से व्याधि बनती है, और द्रव्य भी अनेक रसों से बनते हैं, और इन दोनों को जान लेना, उनके तत्वों को जान लेना, ये हमारे लिए जरूरी होता है। रस दोष संबंधों को जान लेना जरूरी होता है, और इसीलिए हम आगे जाके द्रव्यों का विचार किस तरह से करें, इसके तत्वों को हम उपदेश करते हैं। और ये कहते वक्त ये चार हमें यहाँ पे मुद्दों पे विचार करने के लिए हमें वो कहते हैं, और उसमें है पहला रस प्रभाव, जिसमें हम रस वीर्य विपाक पांचभौतिक संगठन का विचार करेंगे। द्रव्य प्रभाव में पाठ भेद, संदर्भ, पाठ निश्चिति, निर्मिति प्रक्रिया, द्रव्य गुण कर्मों का विचार करेंगे। दोष प्रभाव में हम दोषज्ञता, धातु पर कार्य, मलों पे कार्य, इसका विचार करेंगे। और विकार प्रभाव में व्याधि संप्राप्ति भंग विचार, व्याधि में व्याधि का अनुभव, अनुपान, मात्रा, इस तरह से पूरी हम एक औषध की जानकारी लेंगे। तो ये चंद्रप्रभावटी का आपके सामने पाठ है, ये श्लोक है, चंद्रप्रभा वचामुस्तम भूनिम अमृत दारुकम। ये तो विद्यार्थी दशा में ये श्लोक हम लोग याद कर लेते हैं और बताते जाते हैं एग्जामिनर को, और वहां पे हमें मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन क्या हमें इसका सही प्रयोग करना कभी सिखाया गया है, या क्या हम सीखते हैं?
हम सिर्फ अनुभव के आधार पे ही इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि चंद्रप्रभा वटी जो जो जिन जिन विकारों में हमें प्रयोग करना है, वो तो हम या किसी पास या वैद्य के पास जाते हो, सर के पास जाते हो, आचार्यों के पास जाते हो, गुरुओं के पास, उनकी प्रैक्टिस में देखते हैं या किसी बुक्स में पढ़ते हैं या हमारी महाविद्यालय में जहाँ पे चंद्रप्रभा वटी यूज होती है वहाँ का अनुभव हमारा होता है। लेकिन क्या हम दवाइयों का पूरी तरह से स्टडी कर पाते हैं? तो ये पूरा उसका चंद्रप्रभा का पूरा एक जो भी उसमें द्रव्य है वो यहाँ पे श्लोक में बताए गए हैं। इसके उपलब्ध 9 पाठ है और भारत भेषज रत्नाकर रस प्रकरण में 5 पाठ है। शारंगधर संहिता का में भी 4 पाठ है। इसका जो अभी हम जिसके बारे में आज विचार करेंगे वो चंद्रप्रभा वटी का शारंगधर संहिता का पाठ है। भेषज रत्नावली में भी चंद्रप्रभा है और इसके 2 तरह के चंद्रप्रभा वटी नंबर 1 नंबर 2 करके मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें लोह शिलाजित युक्त है और लोह शिलाजित विरहित है। तो लोह शिलाजित विरहित चंद्रप्रभा वटी लेना क्या उचित है, हम आगे देखेंगे। हर एक द्रव्य का अगर कार्य हमें पता चला तो ये विरहित और युक्त क्या इनकी जरूरत है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और राजस्थान की परंपरा में कलमी सोरा का उपयोग भी यहाँ पे किया जाता है। अब देखेंगे निर्मित प्रक्रिया चंद्रप्रभा वटी किस तरह से बनाई जाती है। परंपरा प्राप्त, अभी जो बनाते हैं वो टैबलेट बनती है, लेकिन ये गुटी वटी जो पहले से वैद्य बनाते हैं वो इस प्रकार बनाते हैं। और चंद्रप्रभा का भी वर्णन है, चंद्र युव प्रभा स्यात्। निर्मित प्रक्रिया के पहले चंद्रप्रभा, इसके बारे में भी मतभेद है कि चंद्रप्रभा से कौन सा द्रव्य लेना चाहिए। और वैद्य की परंपरा के अनुसार 3 द्रव्य उपलब्ध होते हैं और अगर हम निघंटु ग्रंथों में देखें तो चंद्रप्रभा ये पर्याय 3 द्रव्यों को दिया गया है। एक है कर्पूर काचरी, दूसरा है कर्पूर और तीसरा है बाउची या बापूची। तो ये तीनों में से हमें कौन सा द्रव्य लेना चाहिए, इसके बारे में अगर हम सोचे तो अगर कर्पूर का श्लोक देखें तो कर्पूरो शीतलो वृष्य चक्षुष्यो लेखोनो लघु दाह तृष्णा आस्य वैरस्य मेदो दौर्गंध्य नाशना तपपित्त विशापः। अगर इसको अगर देखा जाए तो कर्पूर ये मूत्रव स्रोतस, शुक्रव स्रोतस और आर्तव स्रोतस की बहुत अच्छी दवाई है और इसीलिए चंद्रप्रभा ये तीनों स्रोतों पे काम करती है प्राधान्य से, और इसीलिए हमें चंद्रप्रभा नाम से कर्पूर लेना चाहिए। द्रव्य का जो शोधन करते हैं तो गुग्गुल शिलाजित लोह भस्म है, तो गुग्गुल त्रिफला कषाय में उसकी शुद्धि होनी चाहिए, शिलाजित की भी, और लोह भस्म भी त्रिफला मारित होना चाहिए। मर्दन प्रक्रिया से और कुट्टन प्रक्रिया से, इन दोनों प्रक्रियाओं से चंद्रप्रभा बनती है। तो शिलाजित और गुग्गुल ये दोनों त्रिफला क्वाथ में हम भिगो के रखेंगे। एक दिन पहले अच्छी तरह घुलने तक उसे पकाए और बाद में लोह सुवर्णमाक्षिक शर्करा इस क्रम से, और बाद में जो वनस्पति जो चूर्ण है वो डाले और उसका मर्दन करे अच्छी तरह से। अंतिम अवस्था में कर्पूर डाले और बाद में ये छाया शुष्क करे और बाद में इसकी बट्टी बनाए। या फिर कुट्टन प्रक्रिया से भी बनता है, गुग्गुल घोल के तैयार करे, उसमें चूर्ण डाले, शर्करा भस्म और शिलाजित डाले और थोड़ा सा घृत डाल के इसको कुट्टन प्रक्रिया से, जैसे कि ये गुग्गुलू है, इसका शारंगधर संहिता में इसका वर्णन चंद्रप्रभा गुग्गुलू इस तरह से किया गया है। तो गुग्गुलू भी एक कुट्टन प्रक्रिया से भी तैयार किए जाते हैं। तो चंद्रप्रभा भी इसी तरह से अगर हम कर सके तो उसका फायदा अच्छा दिखाई देगा। तो मर्दन या कुट्टन ये दोनों प्रक्रिया से चंद्रप्रभा की जाती है। आजकल जो चंद्रप्रभा की जाती है वो मर्दन प्रक्रिया से ही बनती है। इसका जो पूरा डिजाइन है उसमें अगर हम देखें तो जो श्लोक अगर देखते हैं तो वो श्लोक में इस तरह से जैसे कि सीतोपला है, सीतोपलादि चूर्ण है और उसमें जैसे भाग वृद्धि है, उसी तरह से चंद्रप्रभा भी एक तरह का भाग वृद्धि कल्प है।
तो पहले जो द्रव्य है जो भी कहे गए चंद्रप्रभा वचामुस्तम, वो सब पहले 1/4 भाग है, बाद में सुवर्णमाक्षिक 1/4 भाग है, प्रत्येकम शाण मात्रानी ऐसे करके कहा गया है श्लोक में। क्षार और लवण 1/4 है, और बाकी एक कटुरस प्रधान वनस्पति जो द्रव्य जो है वो 1 कर्ष है, लोह भस्म 2 कर्ष है, शर्करा 4 कर्ष है, और प्रधान द्रव्य जो है गुग्गुल और शिलाजित ये तो पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से है। देखिए, ये तिक्तरस प्रधान द्रव्य जो है वो कर्पूर, वचा, मुस्ता, किरातिक्त, देवदारू, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, अतिविषा, ये सब है। और भस्म जो है सुवर्णमाक्षिक, यहाँ पे दोक्षार लवण त्रयम कहा गया है श्लोक में, जिसमें यवक्षार, सज्जिक्षार और लवण त्रय सैंधव, पादेलोन और बिडलोन ये उसमें है। और कटुरस प्रधान द्रव्य जो है वो भी यहाँ पे प्रस्तुत है। लोह भस्म 2 भाग है, शर्करा 4 भाग है, और गुग्गुल शिलाजित 8 भाग है। इनके बारे में हम आगे जाके सोचेंगे कि इस तरह का ड्रग डिजाइनिंग, ये 2 तरह के वनस्पति जो द्रव्य इनके 2 ग्रुप करके यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे गुग्गुल और शिलाजित का क्या रोल है, यहाँ पे लोह भस्म का क्या रोल है, यहाँ पे शर्करा क्यों प्रयुक्त की गई, इनके बारे में हम आगे जाके सोचेंगे। अगर देखा जाए पूरे द्रव्यों को तो चंद्र प्रभावटी तिक्त कषाय रसात्मक, उष्ण वीर्य की, कटु विपाक की, और आकाश वायु तेज महाभूत प्रधान एक द्रव्य है, कल्प है। अगर रस प्रभाव देखा जाए तो तिक्त रस के द्रव्य ज्यादा है, कषाय, कटु, मधुर, लवण, इस तरह से इनका अगर आप देखते हैं तो एक तरह का ग्राफ हमें मिल जाता है। ये तिक्त कषाय कटु रस प्रधान और लवण सबसे कम, थोड़ा सा मधुर रस, इस तरह से ये कल्प बन जाता है। दोष प्रभाव का अगर विचार करेंगे तो श्लोक में कहा गया है कि वायु पित्तम कफम हन्यात, चंद्र प्रभावटी त्रिदोष नाशक है, और ये अनुपान से त्रिदोष नाशक हो भी जाती है। लेकिन अगर हम द्रव्यों का और द्रव्यों के स्वभाव का और गुणों का अगर विचार करें तो चंद्र प्रभावटी कफवात नाशक है, चंद्र प्रभावटी कफवात नाशक है। और इसीलिए जो चरक कहते हैं दोष विशिष्ट अवस्था, दोषों की अवस्थाओं के बारे में चरकाचार्य कहते हैं, तो उनमें हीनवातस्य तु श्लेष्मा पित्तेन सहितश्चरन, कफ पित्त वृद्धि और वात क्षीण अगर हो तो उसमें शिलाजित गुग्गुल का एक सुंदर कल्प है आरोग्यवर्धिनी, वो प्रयुक्त किया जाना चाहिए। और हीन पित्तस्य तु श्लेष्मा मारुतेन उपसंहिता, जिसमें कफवात वृद्धि और पित्त क्षीण हो, जो भी व्याधि हमारे सामने आए और जिसमें कफ पित्त वृद्धि और वात क्षीण अगर हो तो उसमें आरोग्यवर्धिनी, और जिसमें कफ वात वृद्धि और पित्त क्षीण हो उसमें चंद्र प्रभावटी, इस तरह से हमें प्रयुक्त करना चाहिए और इससे हमें रिजल्ट अच्छी तरह से मिलेंगे। आरोग्यवर्धि में जो कुटकी है वो कफ पित्त नाशक है, उसकी जो भावना दी गई है आरोग्यवर्धिनी को निम्ब स्वरस की, निम्ब पत्र स्वरस की, तो निम्ब भी एक कफ पित्त नाशक है और इसीलिए आरोग्यवर्धिनी कफ पित्त नाशक हो जाती है। और यहाँ पे चंद्र प्रभावटी ये कफवात नाशक होती है। तो अगर कोई भी समझो, अगर कुष्ठ व्याधि अगर के पेशेंट अगर आपके पास आए और आपको अगर दिखे कि कफ पित्त वृद्धि है, कफ पित्त वृद्धि के हेतु अगर आपके सामने आते हैं, अगर आप निदान के बारे में अच्छी तरह से, हेतु सेवन के बारे में रुग्ण की अगर हिस्ट्री ले, तो कफ पित्त वृद्धिजन्य कुष्ठ में हमें आरोग्यवर्धिनी देनी चाहिए और जहाँ पे वात कफ जो कुष्ठ हो वहाँ पे चंद्र प्रभावटी देनी चाहिए। और चंद्र प्रभावटी एक तरह से रसायन भी है और इसीलिए इसका फायदा उस रोगियों में ज्यादा करके होता है। आगे जाके देखें धातुओं पे इसका क्या कर्म है, तो ये रसपाचक है, तिक्त रस प्रदान होने की वजह से, रक्तपाचक और वर्धन करती है, शिलाजित और गुग्गुल होने के कारण लेखन और छेदन है, मांस का लेखन और छेदन करती है, मेद का भी क्षपन करती है और शुक्र का शुक्र दोष नाशक है। आगे जाके इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
मल में भी मूत्र दोष नियामक है, इसमें खास करके शब्द प्रयुक्त किया गया नियामक है। ये मूत्र की वृद्धि भी करती है, मूत्र की मात्रा कम भी करती है, और ये अनुपान के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का अनुपान हम उसे चंद्रप्रभावटी के साथ दे रहे हैं। अगर मूत्रल द्रव्यों का अनुपान देते हैं तो चंद्रप्रभावटी मूत्रल कार्य करती है, और अगर आप प्रमेह में देना चाहेंगे तो अगर प्रमेह नाशक अनुपान के साथ देंगे तो वो मूत्र की मात्रा कम करती है। स्वेद दुष्टि नाशक है, आर्तव दुष्टि, और इस पे तो इसका कार्य है ही, और तिक्त कषाय रस प्रदान होने की वजह से यह स्तन्य शोधक भी है। आगे देखेंगे, हमने अब तक देख लिया कि इसका रसवीर्य विपाक प्रभाव क्या है, कौन से रस की है, कौन से वीर्य की। वीर्य तो उष्ण है, अपवात नाशक है, और दोषों धातुओं पे कैसे काम करती है, सादा करके छेदन लेखन पाचन करती है। अभी आगे जाके देखेंगे तो जिस अधिकार में इस कल्प का उल्लेख हुआ वो व्याधि का अधिकार जो है वो है प्रमेय। प्रमेय की संप्राप्ति हमें देखनी चाहिए, और वो प्रमेय की संप्राप्ति अगर अच्छी तरह से हम जान ले, और जैसे कि चरकाचार्य कहते हैं कि रसदोष संबंध, कि प्रमेय में कौन से दोष, क्या क्या घटनाएं होती है, और इसमें चंद्रप्रभा और वो व्याधि का संप्राप्त भंग अगर करना है, संप्राप्ति भंग हमें करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, और क्या चंद्रप्रभावटी उसके लिए किस तरह से फायदेमंद होती है। तो पहले हमें देखना चाहिए प्रमेय की संप्राप्ति क्या है। तो ये तो श्लोक प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है, मेदश्च मांसम च शरीरजम च क्लेदम। एक प्रमेय की वैशिष्ट्य ऐसा है कि प्रमेय एकमात्र व्याधि है जिसकी संप्राप्ति का उल्लेख चरकाचार्य ने सूत्र स्थान में, चिकित्सा स्थान में और निदान स्थान में अलग अलग श्लोकों में किया हुआ है। ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और ये बहुत बार स्टूडेंट याद भी करते हैं, वेदश्च मांसम च शरीरम च क्लेदम। लेकिन चरक निदांस का जो श्लोक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उसमें संप्राप्ति का डिटेल में वर्णन है, और वो देखना बहुत जरूरी है कि त्रयाणाम एषाम निदान आदि विशेषाणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते, जिसमें शीघ्र कफ प्रकोपित हो जाता है जब निदान मतलब हेतु दोष और दुष्य आपस में मिलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें धातु दृष्टि पहले से ही रहती है, क्योंकि पूरे शरीर में पूर्व से ही श्लेष्म का अधिकता होना इसका कारण है। यह प्रकोपित कफ शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है। क्षिप्रम एवं शरीरे विसृप्तिम लभते, शरीर शैथिल्यात, शरीर तो शिथिल हुआ ही रहता है, और उसी की वजह से इसको विसृप्ति यानी कफ को शरीर में घूमने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, शरीर में फैलने के लिए अवसर प्राप्त होता है। शरीर में ये फैला हुआ कफ पहले किस धातु से संबंध जोड़ता है? तो वो है मेद। सविसर्पण शरीरे मेद से वो, तो मेद के कारण मेद से वो मिल जाता है, और मिश्री भावम च गच्छति, उससे उसका मेद से संयुक्त हो जाता है। और बाद में बहु अबद्धत्वात् मेदसश्च गुणे ही समान गुण भूयिष्ठत्वात्, मेद जो है और कफ ये दोनों समान गुण के होने के कारण, और मेद के बहु और अबद्ध होने के कारण, ये बहु और अबद्ध के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, और इसके लिए क्लेद और मांस के साथ संबंध इसका आगे जाके हो जाता है, और उसी के कारण शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्गम गच्छति, और क्लेद मांसयो अति प्रमाणात अभिवृद्धत्वात्, इसके कारण प्रमेह पीड़िका बन जाती है। और बाद में जो एक लास्ट जो कहते हैं वाक्य, जो चरक कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेद क्लेद उपहितानि गुरुणी मुखानि आसाद्य प्रतिरुध्यते।
बस्ती और वंक्षण से उत्पन्न मूत्र व स्रोतस में मेद और क्लेद के युक्त होने के कारण दोष इन छोटे छोटे स्रोतों के मुख पर पहुंचकर उनको अवरुद्ध कर देते हैं। तो ये बस्ती और वंक्षण में ये बहु अबद्ध मेद और ये अत्यंत द्रवगुण वाला कफ जाके वहां के छोटे स्रोतों के मुखों को अवरुद्ध कर देता है। तो हमें इस तरह से ये संप्राप्ति जो है, अगर हम आगे जाके देखें तो हेतु 7 है, क्षिप्रम श्लेष्मा कोपम आपद्यते सप्रकुपितः क्षिप्रम एव शरीरे विसुप्तिम लभते मेदसश्चैव बहु अबद्धत्वात्, मेद ये बहु अबद्ध भी है और ये मिश्री भाव हो जाता है और इसी वजह से शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्गम गच्छति मेद क्लेद उपहितानि गुरुणी मुखानि आसाद्य प्रतिरुंजते। बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे चरक कहते हैं निदान स्थान में, शरीर क्लेदम पुनः दूषयन मूत्रत्वेन परिणमयति, और उससे मांस प्रदोष होके बुद्धि मांस पीड़िका तैयार हो जाती है और उसी की वजह से प्रमेय की उत्पत्ति होती है। चरक निदान में जो कहा गया उसमें कहा भी गया, और ये बहु अबद्ध, ये दोनों शब्दों के ऊपर हम बात करेंगे। बहु अबद्धम, ये दोनों शब्दों को प्रमेय में मधुमेह में बहुत ही महत्व है। बहु अबद्धम मेदो मांसम शरीरश्च क्लेदम शुक्रम शुणितम वसा मज्जा लसिका रसश्च ओजहा, ऐसे करके ये सब प्रमेय में जो भी इन्वॉल्व कंपोनेंट है उनकी एक लिस्ट दी गई। और वहां पे टीकाकार कहते हैं कि बहु और अबद्ध, इसमें से कौन कौन से ये लिस्ट में बहु अबद्ध है, और इसका ये भी बताते हैं, अर्थ भी बताते हैं। अबद्धम इति असंवतम और बहुत्वम इति अघनत्वम। तो अबद्धम का मतलब क्या, कि जैसे ये बीन बैग है कि या आपकी जो तकिया होती है, जब आप ये तकिया मार्केट में से लाते हैं तो जिस दिन वो लाते हैं उससे 1 या 2 साल तक वो पूरी अच्छी तरह से बद्ध रहती है, और जैसे जैसे उसका यूज किया जाता है तो अंदर की जो रुई है वो थोड़ी थोड़ी फैल जाती है और बाद में जो वो जो तकिया है वो सॉफ्ट हो जाती है। इसी तरह से ये बद्ध शरीर अवयव जो है वो अबद्ध हो जाते हैं, उसकी संहति कम हो जाती है, और ऐसे असंहत जो भी है उसे अबद्ध कहा जाता है। और बहुत्व जो है वो अघनत्व, मतलब ज्यादा करके द्रव जो है उसे अघन कहते हैं। तो क्लेद शुक्र रक्त लसिका रस ओज, ये जो द्रव प्रधान जो दृश्य है वो बहु विशेषण से हमें याद कर लेने चाहिए, समझने चाहिए। और मेद मांस वसा मज्जा, ये जो थोड़े घन दृश्य है वो अबद्ध है, असंवत है, इस तरह से समझ लेना चाहिए। तो ये मेद मांस वसा मज्जा ये असंवत हो गए, ये बीन बैग के तरह हो गए। ये बीन बैग जैसी दिखाई गई यहाँ पे, जिसके ऊपर आप बैठेंगे उसी की साइज की वो हो जाती है, वो एक तरह से संहत नहीं रहती। इस तरह से शरीर के सब धातु हो जाते हैं, जिसे शरीर शैथिल्य भी कहा गया है। तो ये सब जान लेना क्यों जरूरी है कि ये बहुत्व और अबद्धत्व, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रमेय की संप्राप्ति जो है वो भी एक अष्टांग संग्रह भी कहते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके भी अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि भक्षादि पंचविधम अन्नम मूत्राय मेधसेश्च विपरिणमते। अष्टांग संग्रह का वैशिष्ट्य यह है कि चरक से वो, और वाग्भट का भी अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह का, कि जो भी बहुत बड़ी संप्राप्ति बताएगी उसमें से जो नटशेल में जो इम्पोर्टेंट है वो अष्टांग संग्रहकार बताते हैं या अष्टांग हृदयकार बताते हैं। और वो बड़े बड़े संप्राप्ति के श्लोकों को उन्होंने 2 लाइंस में यहाँ पे बता दिया गया कि देह अभिसंधि है, अग्नि उपहत है, और जो भी अन्न प्रमेय का रोगी खाता है वो दोनों 2 ही चीजों में परावर्तित हो जाता है, एक मूत्र और मेद। धातुओं में मेद की अधिकता और वो बहु अबद्धत्व, और मूत्र का बहुत्व। तो अभिसंधि देह, उपहत अग्नि, पंचविध अन्न का मूत्र और मेद में परिणमन। ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपोनेंट्स पे हमें एक्शन करने वाले एक द्रव्य की या कल्प की जरूरत है, और इसीलिए अभिसंधि देह, उपहत अग्नि, मूत्र में और मेद में परिवर्तन, और पहले भी जो भी बताया गया है वो सब संप्राप्ति के घटक अगर आप एक साथ लें
तो संप्राप्ति घटक इस तरह से आपके सामने आ जाते हैं कि क्या क्या होता है। अपक्व त्रिदोष है, अत्यंत साम और द्रव कफ है, बहु अबद्ध मेद मांस वसा मज्जा रस ओज है, पूरा देह अभिषंदी है, अभिषंद है पूरे देह में, अग्नि उपहत है, अग्नि मांद्य हो गई है, आहार का परिणमन मेद और मूत्र में हो रहा है, मूत्र वाही जो सूक्ष्म सिरा मुख है उनमें मेद और क्लेद की वजह से आवरण आ गया है, मूत्र द्वारा सारवान धातुओं का क्षरण हो रहा है और दौर्बल्य है। इस तरह से हम अगर देखें तो आगे जाके हमें देखना चाहिए कि अगर ये सब संप्राप्ति घटक है तो प्रमेय का प्रमेहग्न भेषज कैसा होना चाहिए देखेंगे, और इसके लिए एक चिकित्सा सूत्र देखने की जरूरत है। और ये चिकित्सा सूत्र वैसे है नहीं, ये अष्टांग संग्रह में प्रमेह के व्यक्ति को किस तरह का भोजन लेना चाहिए इसके बारे में उपदेश करते हैं अष्टांग संग्रहकार। और जैसे श्वास में बताते हैं कि यत् किंचित कफवातग्नम उष्णम वातानुलोमनम, तद्हितम अन्नपानम जो है तद्हितम श्वास हिक्किने। तो श्वास में जिस तरह से कफवातग्न, उष्ण और वातानुलोमन, ये जो भी है ऐसे अन्नपान आप श्वास हिक्का के रोगियों को दे दे, तो उसी के आधार पर हम ये सोचते हैं कि क्या चिकित्सा भी उसी तरह से करनी चाहिए। तो हाँ, कफवातग्न, उष्ण और वातानुलोमन करने वाली दवाई अगर आप देते हो श्वास में तो फायदा हो जाता है और एक तरह से ये चिकित्सा सूत्र बन जाता है। इसी तरह से प्रमेय में सर्वस्य बद्ध मूत्राणि अमेदस्कराणि अबृहणानि अग्निदीपनानि बलजननानि च अन्नपानानि प्रदेयानि। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी अगर अन्नपान आप देना चाहते हो प्रमेय के रुग्ण को, वो बद्ध मूत्रकर एक तो होना चाहिए, अमेदस्कर होना चाहिए, अबृहणानि होना चाहिए, अग्निदीपक होना चाहिए और बलजनन करने वाला होना चाहिए। ऐसे 5 क्राइटेरिया जिसके जो पूरा करता है वो अन्नपान होना चाहिए। क्या हम प्रमेय भेषज के लिए भी यही चिकित्सा सूत्र का के बारे में सोचते हैं तो यस, उसी से हमें दिशा मिल जाती है कि हमारा जो द्रव्य है वो बद्ध मूत्रकर होना चाहिए, मेदोग्न होना चाहिए, ब्रूहण ना करने वाला होना चाहिए, अग्निदीपक होना चाहिए और बलजनन करने वाला होना चाहिए। अगर ये हम 5 यहाँ पे शब्दों को अगर देखते हैं तो इसमें से 2 शब्द जो है वो हमें थोड़े दुविधा में डाल देते हैं कि ये अबृहणानि बलजननानि क्या है। तो आगे चल के देखते हैं क्या ब्रूहण और अब्रूहण द्रव्य होना चाहिए और वो बलजनन करने वाला भी होना चाहिए, ये क्या है। तो ये गुत्थी सुलझती है इस तरह से कि अब्रूहणानि बलजननानि क्या है। तो अगर ब्रूहण और बल इन दोनों की अगर निरूक्ति हम देखते हैं तो इस तरह से है। बल्य जो है वो है सामर्थ्यम क्रिया निर्वर्तन क्षमता, और ब्रूहण जो है वो धातु पुष्टिकरम शरीर वृद्धिकरम देहोपचयकरम वा। तो जो धातु पुष्टिकर है, शरीर वृद्धिकर है, वो हमें यहाँ पे उसका प्रयोग नहीं करना है। हमें जो सामर्थ्य बढ़ाने वाला, क्रिया परिवर्तन क्षमता बढ़ाने वाला ऐसा द्रव्य चाहिए जो बल्य चाहिए लेकिन ग्रहण करने वाला हो। तो बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं कि अगर विद्यार्थियों को पूछा गया तो ब्रूहण द्रव्य क्या है, तो विद्यार्थी उत्तर देते हैं ये टॉनिक है सर, और बल्य क्या है तो वो भी बोलते हैं नहीं ये भी टॉनिक है। तो ब्रूहण करने वाला टॉनिक और बल्य रहने वाला टॉनिक ये दोनों आयुर्वेद की दृष्टि से अलग है, ये आप यहाँ पे जान ले। क्योंकि ब्रूहण यद देहस्य बृहत्वाय भवति प्रायः ब्रूहणम द्रव्यम भूमि उदकात्मकम। ब्रूहण द्रव्य ये भूमि उदकात्मक, इसका मतलब ये पृथ्वी और जल महाभूतात्मक है और पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता प्रमेह के रुग्ण में होती है। इसकी वजह से ब्रूहण करने वाला द्रव्य हमें नहीं चाहिए, हमें बल देने वाला द्रव्य चाहिए। ये आप सोच ले भली भांति। तो ये 5 जो क्राइटेरिया है जो यहाँ पे बताए गए कि प्रमेय भेषज कैसे होना चाहिए, तो वो बद्ध मूत्रकर, अमेदस्कर, अब्रूहण, अग्निदीपक और बलजनन करने वाला होना चाहिए। ये क्राइटेरिया उनको फुलफिल करने चाहिए।
तो अगर संप्राप्ति घटक हम यहाँ पे फिर से देखें तो उसके अपोजिट नेचर वाला द्रव्य चाहिए, तो इस तरह से वो हो जाता है। देखिए, अपक्व त्रिदोष है तो आमपाचक और त्रिदोष शामक द्रव्य चाहिए। अत्यंत साम द्रव कफ है, ये हम बहुत बार कहते भी है और श्लोक पढ़ते हैं और लिखते भी है कि बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः, कि प्रमेह में श्लेष्मा बहुद्रव प्रधान होता है, द्रव गुण उसमें ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप चरक का ग्रहणी अध्याय देखें तो उसमें ग्रहणी में जो कि ग्रहणी की संप्राप्ति बताई गई है उसमें कहा भी गया है कि आमजन अग्नि मांद्य होता है, आमजनन होता है, और आम अगर कफ से मिल जाए तो कौन से रोग निर्माण होंगे, साम कफ की वजह से। आम अगर निर्माण हो जाए और पित्त से मिल जाए तो कौन से रोग निर्माण होते हैं। तो आम और पित्त अगर मिल जाए तो उसमें से अम्ल पित्त होता है, और पहले अम्ल पित्त का उल्लेख चरक ने वहां पे किया हुआ है ग्रहणी में। उसी तरह से प्रमेह का उल्लेख कहा गया है कि अगर कफ आम से मिल जाए तो प्रमेह की उत्पत्ति होती है। तो ये जो कफ है ये सिर्फ द्रवगुण अधिक नहीं है, वो साम भी है। तो अत्यंत साम द्रव कफ है तो ये साम द्रव कफ नाशक द्रव्य चाहिए। और ये बहु अबद्ध मेद मांस, तो ये अबद्ध मेद है तो अमेदस्कर द्रव्य चाहिए। अभिसंधि है देह तो स्त्राव शोषक चाहिए। अभिसंध में शरीर में स्त्राव बने रहते हैं, क्लेद निर्मित रहती है, तो द्रव स्त्राव शोषक चाहिए। उपहत अग्नि है तो अग्निवर्धक द्रव्य चाहिए। आहार परिणमन मेद और मूत्र में हो रहा है तो मेद क्लेद नाशक लेखन चाहिए। मूत्रवाही सूक्ष्म सिरामुख में आवरण है, इसीलिए स्त्रोतो विशोधक चाहिए। और ये स्त्रोतो विशोधक ऐसा हो जो मूत्रवाही सिराओं के स्त्रोतों का जहाँ पे आवरण हो गया वहां के स्त्रोतों का विशोधन करे। मूत्र द्वारा सारवान धातुओं का क्षरण है, इसलिए बद्ध मूत्रकर होना चाहिए। और दौर्बल्य इसकी विशेषता है, इसीलिए बलजनक द्रव्य होना चाहिए। तो ये बुद्धि कैसे सुलझती है, तो इसके लिए पहले हमें देखना चाहिए कि प्रमेहग्न भेषज में हमें कहा गया है कि दोषो ही बस्तिम समुपेत्य मूत्रम संदुष्य मेहाम जनयत यथास्वम। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कहा गया कि कफो पैनक्रियाज गता प्रदुष्य। हमें एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस में बताया जाता है कि प्रमेह मधुमेह एक तरह से पैनक्रियाज ऑर्गन की एक विकृति के वजह से, उसके माल फंक्शनिंग की वजह से निर्माण हो जाता है। इसके अभी कंसेप्ट अभी बदलने भी लगे हैं, लेकिन हमें जो सिखाया गया वो है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि नहीं, यहाँ पे कफो बस्तिगतम प्रदुष्य, इसीलिए टारगेट ऑर्गन जो है हमारा वो बस्ती है, ना कि पैनक्रियाज। तो हमारे टारगेट ऑर्गन पे काम करने वाला द्रव्य चाहिए, जो कि बस्ती के ऊपर काम करने वाला द्रव्य होना चाहिए, क्योंकि संप्राप्ति पूरे शरीर में फैली हुई है और वो आके बस्ती में आके रुक गई है। तो बस्ती उसका अधिष्ठान है, भले ही ये मेदोव स्रोतस का विकार हो, लेकिन ये संप्राप्ति पूर्ण हो जाती है मूत्र व स्रोतस में, इसीलिए टारगेट ऑर्गन मूत्र वह बस्ती होना चाहिए। तो इसके लिए जो गाइडेंस मिलना चाहिए कि इस अभी तक हमने ये देखा कि प्रमेय में संप्राप्ति में क्या क्या घटक है और उसके लिए हमें कौन सा कैसा द्रव्य होना चाहिए, उससे हमें क्या अपेक्षा है। 5 तरह की अपेक्षा कैसी है कि ये बलजनन होना चाहिए, अभ्रूण होना चाहिए, अग्निदीपक होना चाहिए, बद्धमूत्रकर होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें मार्गदर्शन के तौर पे द्रव्य की निवड़ करने के लिए, द्रव्य को चूज करने के लिए क्या हमें कोई फायदेमंद ऐसी संहिता है, तो आगे जाके देखते हैं। वो है सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता के की एक प्रमेय चिकित्सा में उसकी एक प्रतिज्ञा है। सुश्रुत कहते हैं अध्याय के पहले ही, ये अध्याय चिकित्सा स्थान का 14वां अध्याय है, कि मधुमेही तो आपन्नम भिषक भी परिवर्जितम योगेन अनेन मतिमान प्रमेहिणम उपाचरित। कि अगर मधुमेही आपके पास ऐसा आ गया कि जो चिकित्सकों ने उसे छोड़ दिया है, भिषक भी परिवर्जितम, आयुर्वेदीय चिकित्सकों के पास जाके जिसने ट्रीटमेंट ली है, दवाइयाँ ली है, और फिर भी उसे उपशय प्राप्त ना हुआ हो, ऐसा अगर रोगी आपके पास आता हो, तो हम जो निम्नलिखित
योग कहते हैं या द्रव्यों का विचार आपके सामने रखते हैं, वो द्रव्य आप इस प्रमेही रुग्ण को दे। इस तरह का एक कॉन्फिडेंस आपको ये सुश्रुताचार्य देते हैं। और इस अध्याय में वो कौन से द्रव्यों के बारे में बात करते हैं और क्या वो द्रव्य हमारे इस संप्राप्ति घटक के लिए, संप्राप्ति के जो भी हमने पॉइंट्स के उसकी निर्वारण क्षमता रखते हैं, देखेंगे आगे जाके। पहला द्रव्य जो है वो है बस्ती जयेशु गिरिजम। हमने कहा था कि हमारा टारगेट ऑर्गन बस्ती है, तो वाग्भट कहते हैं कि अगर बस्ती का कोई भी विकार आए तो बस्ती जयेशु गिरिजम, गिरिज का मतलब है शिलाजित। और सुश्रुत संहिता में इसी अध्याय में जो इसकी शुरुआत हुई है वो है शिलाजित से। और वो कहते भी है सुश्रुत कि देखिए इसका जो शिलाजित के बारे में जब वो लिखते हैं तब मेहम कुष्ठम अपस्मारम उन्मादम श्रीपदम गरम, पहला उल्लेख मेह का आया। और शिलाजतु मतम तिक्तम विपाके कटुकम तथा मूत्रलश्च विशेषण योगवायु रसायनम। तो ये रसायन भी है, मूत्रल भी है और मेदनाशक भी है। कहा भी गया यहाँ पे कि ऐसा कोई भी व्याधि नहीं इस पृथ्वी पे जिसका शिलाजित से निर्हरण ना हो। शर्करा चिर संभूता भिन्नति तथा अश्मरिम। और आगे जाके कहा कि छोटे छोटे शर्करा यानी कि छोटे छोटे मूत्राश्मरी या बड़े मूत्राश्मरी को भेदन करने के लिए शिलाजित जैसा कोई द्रव्य नहीं। तो इसीलिए शिलाजित एक शोषण, क्लेदनाशक, अब्रूहण मेदस्कर, फिर भी रसायन और बल्य है। ये इसकी विशेषता है। योगवायु रसायन भी है, बल्य भी है और लेकिन मेद का नाश करता है। और इसीलिए ये छेदन, लेखन, भेदन करने वाला, शोषण करने वाला, फिर भी रसायन और बल्य होने वाला द्रव्य ये 8 भाग की मात्रा में 8 कर्ष यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। एक तरह से ये शिलाजित और आगे जाके देखेंगे इसका कल्प है। एक अचानक सा एक द्रव्य सामने आ जाता है जो सुश्रुत कहते हैं। ज्यादा करके हमारे संहिताओं में भस्मों के बारे में, धातुओं के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती है, ज्यादा उल्लेख नहीं मिलते हैं। लेकिन प्रमेय के चैप्टर में प्रमेय की चिकित्सा बताते हुए एक ऐसे द्रव्य का उल्लेख सुश्रुताचार्य करते हैं, वो है सुवर्णमाक्षिक भस्म। और वो है सुवर्णमाक्षिकम वृष्यम मधुरम तो रसायनम त्रिदोषग्नम। अपक्व त्रिदोष है तो इसके लिए त्रिदोषग्न है। क्षयम अर्शांसी मेहानी विविधा बस्ती वेदना। ये भी बस्ती के ऊपर, हमारे जो टारगेट ऑर्गन है उसके ऊपर काम करने वाला द्रव्य है। और ये मेह नाशक है। तो ये अलग सा भस्म। हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रमेय अगर सामने आए तो उसकी अगर द्रव्य, अगर भस्म कौन सा निकालना है, कौन सा भस्म देना है, तो पहले सामने आ जाता है वंग भस्म, बाद में आता है नाग भस्म। लेकिन सुश्रुताचार्य कहते हैं कि अगर प्रमेय का व्याधिग्रस्त रुग्ण अगर आपके सामने आए तो हमें पहले याद होना चाहिए वो है सुवर्णमाक्षिक भस्म। आगे जाके देखेंगे वो है गुग्गुलु। और गुग्गुलु मेदो अनिल हराणम। ये भी वृक्ष है, ये भी बल्य है, एक तरह से रसायन है और छेदन लेखन की क्षमता भी रखता है। मेहग्न और मेदग्नो तो है ही। वाग्भट भी कहते हैं कि मेदो अनिल हराणम, वेदनाशक द्रव्यों में, वातनाशक द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ गुग्गुलु है। तो ये गुग्गुलु यहाँ पे प्रयुक्त किया गया। तो सुश्रुताचार्य ये जो 3 द्रव्यों को मान्यता देते हैं वो है गुग्गुल, शिलाजित और सुवर्णमाक्षिक। और इसीलिए ये तीनों द्रव्य इसमें डाले गए। आगे जाके देखते हैं वो द्रव्य है लोह भस्म। अभी लोह भस्म कैसे आया यहाँ पे? हम ये सोचते हैं वो है लोह भस्म। अगर हमारे सामने आए तो हमें एक ही व्याधि की याद आती है, वो है पांडु। और जब आयन कम हो तो लोह भस्म की याद आती है। आयन कम वाला पेशेंट आ गया तो लोह भस्म। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे रंगों में आयन आयन लिखा हुआ है और सामने है लोह भस्म। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए जैसे कि धोनी जो है वो अच्छा ही बैट्समैन है, विकेट कीपर है, लेकिन वो कभी कभी फुटबॉल भी खेल लेता है। राहुल द्रविड़ जैसा एक संयत पिच पे खड़ा रह के बैटिंग करने वाला एक बहुत अच्छा बैट्समैन कभी गा भी लेता है। या सचिन जैसा खिलाड़ी कभी कभी इसी तरह से दूसरे खेल भी खेलता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक द्रव्य का जो एक फ्रेम हमारे मन में हम बना लेते हैं, लोह भस्म मतलब पांडु,
वो हमें निकालना चाहिए। और लोह भस्म के बारे में अगर हम ज्यादा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लोह भस्म एक अच्छा सर्वमेदो अनिलापहम, ये लोह भस्म मेदनाशक है और अत्यंत उत्तम। अष्टांग संग्रह देखो क्या कहते हैं, गात्र शैथिल्य पालित्यम पांडुग्नम शोष शोफजित। ये गात्र शैथिल्य यहाँ पे शब्द आया। और जो हमने हमारे संप्राप्ति में देखा था कि ये सब जो धातु है वो बहु और अबद्ध है, मतलब शिथिल हो गए हैं। मेद मांस वसा मज्जा ये सब शिथिल हो गए हैं, असंवत हो गए हैं, अबद्ध हो गए हैं और उनका घनत्व चला गया है। तो इसीलिए ये गात्र शैथिल्य नष्ट करने वाला लोह भस्म हमें चाहिए, जो लेखन भी है सर्व मेदो अनिलापहम, मेदो नाशन करने वाला है। फिर भी एक तरह से देखिए रसायनम श्रेष्ठतमम नराणाम, ये रसायन भी है, इसीलिए शिलाजित रसायन है फिर भी लेखन भेदन करता है, लोह भस्म रसायन है, वर्णमाक्षिक रसायन है। तो इसी तरह से चंद्रप्रभा भी एक तरह से छेदन भेदन लेखन करके रसायन भी हो जाती है। आगे जाके देखते हैं वो है कटुरस प्रधान द्रव्य। अगर हम देखते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि गृहिणी में सामद्रव कफनाशक करके उल्लेख कहा गया है कि यहाँ पे प्रमेह में कफ जो है वो साम होता है और इसीलिए दंती निशोत्तर एला दालचीनी वंशलोचन ये कटुरसात्मक द्रव्य एक कर्ष मात्रा में है जो कि साम कफ का नाश करते हैं। यह द्रव्य देखने के बाद हमें आपके सामने आया होगा दो कल्प, वो है अविपत्तिकर और सीतोपलादी। ये सीतोपलादी चूर्ण के जैसे समान आपको दिखते हैं क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण भी साम कफ नाशन का काम करती है और इसीलिए ये द्रव्यों का ग्रुप आ गया जो साम कफ का नाश करने वाला है और वो एक कर्षक मात्रा में है। दूसरा जो ग्रुप है वनस्पतियों का जो कि शान मात्र कहे गए हैं, वो सब द्रव्य तिक्त रसात्मक है, किरात तिक्त, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, अतिविष, और ये सब ये द्रव्य जो है वो प्रमेह नाशक है, अभिषंद नाशक है, क्लेद नाशक है। और देखेंगे तो छेदन द्रव्य की व्याख्या है श्लिष्टान कफादिकान दोषान उन्मिलयति यद बलात् छेदनम तद यथाक्षारा बरीचानी शिलाजतु। ये शिलाजतु के साथ क्षार का उल्लेख किया गया क्योंकि शिलाजित जैसा क्षार भी है और लवण भी है जो कफ जो चिपका हुआ रहता है। यहाँ पे कहा गया कि मिश्री भावम च गच्छति, ये कफ जो है मेद के साथ मिश्रीभूत हो जाता है। तो ये अगर निकालना है तो हमें श्लिष्टान कफादिकान दोषान, जो एक तरह का श्लिष्ट हो गया, अलंगीकृत हो गया, अलंगनकृत हो गया, उसको निकालने के लिए छेदन द्रव्य चाहिए। और यहाँ के जो क्षार और लवण है ये छेदन कर्म करने वाले द्रव्य है। एक स्पेशल अपीयरेंस, जैसे कि एक गेस्ट अपीयरेंस या स्पेशल अपीयरेंस होता है पिक्चर्स में, वैसे शिलाजित और गुग्गुल और स्वर्णमाक्षिक और लोह भस्म के साथ एक द्रव्य का स्पेशल अपीयरेंस चंद्रप्रभा में है और वो है चतुष्कर्षाश्च सीता भवेद। हमें ये देखकर आश्चर्य होता है कि अगर ये प्रमेय नाशक द्रव्य है, कल्प है, तो इसमें शर्करा कहाँ से आ गई और वो भी चतुष्कर्ष है, और ये क्यों आ गई? तो इसके लिए हमें इसी सुश्रुत संहिता के चिकित्सा के 14वें अध्याय में की जो टीका है वो देखने की जरूरत है। और डल्लन जी कहते हैं इस शिलाजित के उपयोग के ऊपर जो उनको टीका लिखते हैं उसमें कहते हैं कि दिनोदय प्रभाते सारोदकेन एवं पिबेत, ये शिलाजित जो है वो सुबह में लेना चाहिए और उसके बाद में जांगल रसेन च भोजयेत, ये सारोदकेन एवं पिबेत, यानी कि असनादि गण या सालसारादि गण इनके साथ में शिलाजितु का प्रयोग प्रमेय के रुग्ण को करना चाहिए सुबह में, और बाद में दोपहर में जांगल रस के साथ भोजन करना चाहिए। क्यों? अन्यथा शोषण छेदनत्वाद वात प्रकोपः स्यात्, अगर जांगल रस नहीं दिया गया तो शोषण छेदन करने वाला शिलाजित वात प्रकोप कर देगा। तो इस तरह से एक बैलेंसिंग है। देखिए हमारी जो चिकित्सा है वो बैलेंस करने वाली है कि हमें छेदन लेखन भेदन भी करना है लेकिन वात प्रकोप नहीं करना है, इसके लिए इस तरह की भोजन विधि कही गई। लेकिन अगर हम कल्प का विचार करेंगे तो छेदन भेदन लेखन करने वाला ये शिलाजित गुग्गुल जो कि रसायन भी है, लेकिन अगर हमें चंद्रप्रभा ज्यादा दिनों तक लेने हैं तो क्या वो वात प्रकोप करेगी? तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए? तो देखिए ये आ गया
मधुरम श्लेष्ठम प्रायो जीर्णाशाली यवाधुते बुद्ध गोधुमतः क्षोद्रात सीतायाम जांगल आमिषात। ये वाग्भट का बहुत प्रसिद्ध वचन है और वो कहते हैं कि मधुरम श्लेष्ठम प्रायो, जो भी मधुर द्रव्य है वो सब श्लेष्मल है, लेकिन उसको जो अपवाद है उसमें मुद्ग है, गोधूम है, क्षौद्र है, जांगल मांस है, जैसे कि जांगल मांस का यहाँ पे जांगल रस का उल्लेख हुआ, और एक द्रव्य है वो है सीता, जो कि मधुर रस प्रधान है, शुक्रल है, लेकिन कफवर्धक नहीं है, और वो उसका दुष्य अवयव बस्ती है क्योंकि उसका बस्ती गामित्व है। तो ये जो शर्करा यहाँ पे आ गई, ये नित्य सेवनजन्य अतिशोषण दुष्परिणाम निवारक है, जो कि शिलाजित के इफेक्ट्स को, इल इफेक्ट्स को बैलेंस करती है एक तरह से। इसीलिए 8 कर्ष अगर शिलाजित है तो उसके निम्न में 0.5% में यहाँ पे शर्करा है, 4 कर्ष है। और इसका उद्देश्य यही है कि अगर आप शिलाजित चंद्रप्रभा देने के टाइम अगर शिलाजित आप यूज करते हो इस तरह से महीनों, तो आपको शर्करा के कारण उसके इल इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, वात प्रकोप नहीं होगा। तो एक तरह से हम इसका जो बैलेंसिंग देख के हमें बहुत एक तरह का सुकून मिलता है, एक तरह का साइंटिफिक अप्रोच जो यहाँ पे हमारे को दिखता है, वो देखकर हमें ये लगता है कि ये एक विचार पूर्वक ये कल्प बनाया गया है। आगे जाके देखते हैं। तो इस तरह से अगर सो नहीं रहे, अगर बाद में सोए ना तो देख लेना। तो क्या हो तिक्तरस जो है वो क्लेद मेद वसा मज्जा शक्रुत मूत्रोपशोषणा, इसके लिए तिक्तरस के द्रव्य आ गए। और कटुरस जो है वो स्नेह मेद क्लेदोपशोषणा, तो इसके लिए कटुरस के शिलाजित और गुगुल आ गए। कषाय रस जो है वो अस्त्र विशोधन और क्लेद मेद पोषण है, और इसीलिए तिक्त कटु कषाय रस प्रधान उष्ण वीर्य कफवात नाशक हमारा ये चंद्रप्रभावटी कल्प सिद्ध हो गया। आप ये देख लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। ये सब हमारा विवेचन इसलिए हुआ है कि हमें एक तरह से पूरे द्रव्य की कल्प की जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे ड्रग डिजाइनिंग, आयुर्वेदिक ड्रग डिजाइनिंग किस तरह से होता है, उसके बारे में क्या सोच होती है, उसके पीछे क्या हम दोष धातु मल का विचार करते हैं, क्या हम संप्राप्ति का विचार करते हैं, संप्राप्ति घटकों का विचार करते हैं। तो हाँ, हमारे आचार्यों ने इन सब का विचार करके ही ये फॉर्मूला बनाया है, जो कि शिलाजित गुगुल प्रधान है, और जिसमें सुवर्णमाक्षिक और लोह भस्म जैसे 2 भस्म है, और उनका भी एक दृष्टि से वहां पे चयन किया गया है, जो कि रसायन भी है और लेखन भी है। क्षार लवण भी आ गए, जो कि छेदन कर्म के लिए शिलाजित को मदद करते हैं। तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्य जो है वो शोषण के लिए मदद करते हैं। कटुरस प्रधान द्रव्य जो है वो अग्निमाद्य को दूर करते हैं, और शर्करा जो है वो शिलाजित के इल इफेक्ट्स को नष्ट करती है। तो इस तरह से ये चंद्रप्रभा इति विख्याता सर्वरोग प्रणाशिनी निहंति विंशतिर्मेहान, ऐसे करके वहां का पूरा उसका ब्यौरा यहाँ पे आ गया। वात पित्त कफ व्याधिन बल्या वृष्या रसायनी, तो ये बल्य वृक्ष रसायन ऐसा द्रव्य हमारा तैयार हो गया। आगे जाके देखते हैं इसका व्याधि अनुभव क्या है, और वो देखने के पहले इसके कर्म के बारे में सोचेंगे कि चंद्रप्रभावटी के प्रमुख 3 कर्म कौन से हैं। तो श्लिष्टान कफादिकान दोषान उन्मीलयति यद बला छेदनम तद्यथाक्षारा मरीचारी शिलाजतु, चंद्रप्रभा छेदन करने वाला द्रव्य है। इंजेक्शन लगवा लो। ये लेखन करने वाला भी द्रव्य है, क्योंकि लेखनम कफमेधसो, लेखन कफमेध का ही जो होता है वो लेखन है। धातुन बलान व देह से विशोष्य उल्लेख है चयत, शोषण करना ये लेखन कर्म का एक प्रमुख कार्य है। लेखनम अनिल गुण भूयिष्ठम, तो ये लोह शिलाजित और गुगुल ये तीनों लेखन करने वाले हैं। और रसायनंतु तज्ञेयम यह जरा व्याधि नाशनम यथामृता रुदंती गुगुलश्च हरितकी, तो गुगुल एक रसायन द्रव्य है। रसायन द्रव्य जरा और व्याधिनाशक इस 2 तरह के होते हैं। चरकाचार्य हमें बताते हैं कि 2 तरह के रसायन द्रव्य होते हैं। चंद्रप्रभा एक व्याधिनाशक रसायन है, व्याधिनाशक रसायन है, यानी कि व्याधि के संप्राप्ति भंग को ठीक करते करते वो रसायन कर्म भी करते हैं।
तो कई द्रव्य ऐसे होते हैं कि जो रसायन नहीं होते और सिर्फ व्याधि के संप्राप्ति को भंग करते हैं, लेकिन ये द्रव्य ऐसा है कि जो रसायन कर्म करता है। इसीलिए चंद्रप्रभा वटी आप महीनों तक, सालों तक दे सकते हैं। चंद्रप्रभा का जो श्लोक है उसके जो व्याधियों के बारे में बताया गया है, आप देखिए यहाँ पे। और उसके आप रोग भी देखिए, जिसमें अंड वृद्धि है, पांडु रोग है, कामला है, हलिमक है, दंत रोग है, नेत्र रोग है, स्त्रीणाम आर्तवजाम रुजाम है, पूसाम शुक्रगताम दोषा मंदाग्निम अरुचिम तथा काशम श्वासम कुष्ठम अग्निम अग्निमांद्यम अरोचकम, ऐसे कहा गया है। तो ये सब जो व्याधियों की लिस्ट है, ये हम पर्टिकुलर स्रोतों में परावर्तित करते हैं, तो हमें इस तरह से सामने आ जाता है। वो देखिए कि अन्नव स्रोतस के अग्निमांद्य अरुचि अनाहार शूल विबंध ऐसे करके व्याधि है। इसमें प्राणव के स्रोतों के भी व्याधि आ गए, श्वासकाश। रसव के आगे पांडु कुष्ठ कंडु विचर्चिका। रक्तव स्रोतस के आगे कामला हलिमक प्लीहा अर्श भगंधर। मांस के आगे ग्रंथि अर्बुद। मेद के आगे प्रमेह। अस्थि के कटिशूल दंत रोग। शुक्र के शुक्रगत दोष। मूत्र के मूत्रकृच्छ मूत्राघात मूत्राश्मरी मेहन रोग। और आर्तव के अर्थ गए आर्तव रुजा। इसीलिए चंद्रप्रभा हर एक स्रोतस पे काम करती है और हर एक स्रोतस पे उसका गामित्व है। इसीलिए उसे चंद्रप्रभा वटी को किसी भी द्रव्य की भावना नहीं है। आरोग्यवर्धिनी को भावना है, क्योंकि उसे सिर्फ कुष्ठ पे ऊपर काम करना है, रक्तव स्रोतस के ऊपर काम करना है। लेकिन प्रमेह ऐसा व्याधि है जो अनेक स्रोतसों में अपना कार्य दिखाता है, अनेक सारे उसके दुष्य है, अनेक सारे उसके धातुओं में वो प्रभावित रहता है। इसीलिए चंद्रप्रभा वटी का गामित्व हर एक स्रोतस पे है और हर एक स्रोतस पे उसे जाना चाहिए, वहां पे काम करना चाहिए। इसीलिए कोई स्पेसिफिक भावना उसे नहीं दी गई। हमें अगर एक किसी स्पेसिफिक स्रोतस पे उसका अगर उपयोग करना है तो हमें उसको अनुपान देने की जरूरत होगी। तो अगर इस सब का अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें ये सामने आता है कि ये सब व्याधि संतर्पणजन्य है, ज्यादा करके बाह्य आभ्यंतर रोग मार्ग के व्याधि है और जलमामुद आधिक्य जनित व्याधि है सब। तो कोई भी अगर व्याधि ऐसे आए जो इस लिस्ट में ना हो, लेकिन जलमामुद आधिक्य के कारण हुआ हो, बाह्य आभ्यंतर रोग मार्ग का हो और जिसके हेतु सब संतर्पणजन्य हो, तो आप चंद्रप्रभा वटी बिना हिचकिचाए दे सकते हैं। तो इस तरह से अभ्यास करने के बाद हमें ये पता चला कि चंद्रप्रभा वटी का ड्रग डिजाइन कैसे हुआ, ये कौन से व्याधियों पे दी जाती है, और जो कि यहाँ पे जो लिस्ट बताई गई ग्रंथकारों ने बताई, उसका स्रोतों में अगर हम परिवर्तन करें तो हमें सामने आया कि ये सब स्रोतों पे काम करती है। और ऐसे भी देखा हमने कि अन्नव और प्राणव पे भी काम करती है। तो अन्नव प्राणव यानी कि काश श्वास पे चंद्रप्रभा आप में से किसी ने दी हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये उत्तम श्वासहर है और कासग्न भी है, क्योंकि ये कफनाशक है। कफज काश श्वास में उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। जलमाबुत आधिक्य जनित अगर व्याधि है तो जरूर उसमें अगर आपको जलमाबुत के आधिक्य कारण जैसे कि अत्यंबुपान अगर हेतु आपको मिला तो उसमें आप जरूर ऐसे कास में आप चंद्रप्रभा वटी का उपयोग सीतोपलादि चूर्ण के साथ कूट के आप चूर्ण में मिश्रण करके दे सकते हो। तो इसी तरह से अन्न व स्रोतस के अगर आपके पास पेशेंट आते हो और वो जो अग्निमांद्य अरुचि के है, कफ वृद्धि कर उसके हेतु है, तो अब बिना हिचकिचाए आप चंद्रप्रभावती जरूर आप अभिपत्तिकर के साथ या हिंगाष्टक चूर्ण के साथ प्रयुक्त कीजिए और देखिए इसका रिजल्ट कैसे मिलता है आपको। तो ये हमारी सोच जैसे हो जाए उस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि जो योजना या तो युज्यते, जो हमें योजना करनी है वो वैद्य अगर उसका अगर ड्रग डिजाइनिंग पता चल गया, प्रत्येक द्रव्य की कार्मुकता पता चल गई, संप्राप्ति भंग के किस उद्देश्य से उसका द्रव्य उसमें यहाँ पे उसकी योजना की गई, इसकी अगर पता चल गई तो आप जितना सोचे, जितना आपके सामने आए व्याधि उनके ऊपर आप चिकित्सा कर सकते हो, अगर उसका शास्त्रीय ज्ञान आपको है तो।
अभी प्रमेह में गुरुची स्वरस के साथ या त्रिफला देवदा दारू हरिद्रा नागरबोथा क्वाद के साथ प्रमेह में हम दे सकते हैं। अगर ये प्रमेह मधुमेह में परावर्तित हो गया तो निम्बपत्र स्वरस के साथ या जामुन स्वरस या जम्बुआ सव के साथ आप चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग करें। मूत्राघात, मूत्रकुच्छ, बहुमूत्र, इस विकार में आप कबाब चीनी गोखरू के साथ दे। इसकी मात्रा 1 या 4 गुंजा तक होनी चाहिए चंद्रप्रभा की। आगे आया कष्टार्तव। कष्टार्तव में श्रीराम आर्तवजाम रुजाम ये करके कहा गया है। आर्तवजन्य रुजा जो है उसमें चंद्रप्रभा ये बहुत अच्छा काम करती है। तो उदावर्त योनि व्यापद में वृक्षेण उदावर्तम विमुंचति कहा गया है कि आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम। आर्तव का निर्गमन हो गया तो सुख मिलता है, लेकिन अगर उदावृत्त आवृत्त है रज तो कृच्छेण विमुंचति, तो बहुत ही शूल और पीड़ा के साथ आर्तव विमुक्त होता है। तो इस कंडीशन पे चंद्रप्रभा वटी का बहुत ही फायदा है। तो बीजकोश फलवाहिनी शोथ में, गर्भाशय शैथिल्य शोथ में अपान विकृति है, एक तरह की आर्तव निष्क्रमण क्रिया अपान का कार्य है। और अगर ग्रथित आर्तव है तो चंद्रप्रभा वटी आपको देनी चाहिए और अपान काल में देनी चाहिए और भर्जित हिंगू के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। तो कष्टार्तव में बहुत अच्छा चंद्रप्रभा वटी का उपयोग होता है। हिंगाष्टक चूर्ण के साथ चंद्रप्रभा आप मिला के दे अपान काल में। साथ में कुमारी आसव या करपास मूलासव दे, आप कारपास मूलासव दे, इसका फायदा अच्छी तरह से होता है। अनार्तव, अनार्तव में दोषे आवृत्त मार्गत्वाद आर्तवम नश्यति स्त्रिया, ये सुश्रुत कहते हैं। और उसके ऊपर डल्लन की टीका भी है कि यहाँ पे दोषे आवृत्त मार्गत्वाद मतलब कौन से दोष, तो अत्र दोषाः कफो वायु वात कफौच। तो यहाँ पे दोषों का अर्थ वात कफ लेना चाहिए। तो वात और कफ के आवृत्त होने से आर्तव नश्यति स्त्रिया, आर्तव नहीं बन पाता है, आर्तव नहीं हो प्रयुक्त निर्माण होता है। तो इसके लिए सुश्रुत आगे जाके कहते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आग्नेयानाम द्रव्याणाम विधिवत उपयोगः, आग्नेय द्रव्य कटुरस प्रधान द्रव्य उष्ण वीर्य के द्रव्य प्रयुक्त करने चाहिए। और इसके लिए बहुत बड़ी लिस्ट सुश्रुताचार्य वहां पे देते हैं और वो स्वयोनि वर्धन द्रव्य प्रयोग करके लिस्ट बड़ी देते हैं। इसके साथ चरक ये भी कहते हैं कि अगर अनार्तव है तो रसायनानाम सर्वेषाम उपयोग प्रशस्यते, रसायन द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए इस तरह के व्याधि में। और उसमें वो कहते हैं कि शैलस्य जतुनो अत्यर्थम पयसा गुगुलोस तथा, ये रसायन द्रव्यों का उपयोग करते वक्त आप कौन सी द्रव्यों का चयन करें। तो उसमें वो कहते हैं कि ये आवृत्त वायु के नाश के लिए आप शिलाजित और गुग्गुल का दूध के साथ प्रयोग करें, दुग्ध के साथ प्रयोग करें। तो चंद्रप्रभा वटी में शिलाजित और गुग्गुल 8 कर्ष मात्रा में है, आपको पता है, और ये प्रधान द्रव्य है। और चंद्रप्रभा वटी वातकफ नाशक है, उत्तम आग्नेय द्रव्य है, अग्निदीपन करने वाली है, इसके बारे में हमने देखा। तो एक तरह से अनार्तव में ये बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग होगा और हमारे सब जो चिकित्सक है उसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, तो अगर कृश स्त्री हो और उसे ब्रूहण करने के लिए अगर देना है तो दुग्ध के साथ देना चाहिए, स्नेहन के लिए देना है तो तिल क्वाथ के साथ देना चाहिए, और शोधन के लिए देना है तो जीरक क्वाथ के साथ देना चाहिए। एक तरह से गर्भाशय ब्रूहण दुग्ध के साथ, गर्भाशय का स्नेहन तिल के साथ और शोधन जीरक क्वाथ के साथ। ये जीरक का काढ़ा और तिल का काढ़ा हम रुग्णों को घर में बनाने के लिए कह सकते हैं। और चंद्रप्रभा वटी का उपयोग हम करते वक्त अगर मासिक के आने के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले अगर जीरक क्वाथ के साथ दे
तो कष्टार्तों में भी फायदा बहुत अच्छी तरह से मिलता है। जिरकवात एक तरह से कष्टार्तो नाशक भी है। तो आर्तव जनन के लिए आग्नेय द्रव्य, कटुरसात्मक द्रव्य, फिर भी रसायन होने वाले द्रव्य ऐसे होने चाहिए। उसमें चंद्रप्रभा वटी सबसे बेस्ट है और इस तरह से अनुपान के साथ उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। दुग्ध, तिल और जीरक, काल अपान होना चाहिए। शुक्र विकार, उसाम शुक्रगतान दोषान ऐसे करके चंद्रप्रभा के श्लोक में हमें मिलता है कि शुक्रगत दोष नाशक चंद्रप्रभा वटी है। और चरक कहते भी कि दुष्टम यदा भवेत् शुक्रम तदा तस् समुपाचरेत् गिरिजस्य प्रयोगश्च रेतो दोषानपोहति। तो ये जो दुष्ट शुक्र है, इसकी जो जिस कारणों से ये दुष्ट होता है या जिस दोषों से दुष्ट होता है और उससे शुक्र में क्या क्या परिवर्तन होता है वो हम कैसे जाने। तो कहा गया है कि ये रज में जैसे कहा गया आर्तव जैसे दूषित होता है उसी तरह से शुक्र को भी जाने। और वहां पे कहते हैं कि गिरिजस्य प्रयोगेन रेतो दोषान अपोहति। तो ये शुक्र दोष नष्ट करने के लिए शिलाजित का प्रयोग करें। तो शिलाजित का उपयोग शुक्र दोष नाशक है। तो इसीलिए मूत्रलम च विशेषण योगवाही रसायनम, ऐसा जो शिलाजित है जो कि वृक्ष है, बल्य है, रसायन है और शुक्रगत दोष नाशक है। तो शुक्र के दोष जो है उनमें हम चंद्रप्रभा वटी का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसके लिए जो अनुपान है वो देना चाहिए हमें। और उसमें आप देखिए रसायनम च तज्ञम गुगुलश्च हरितकी यस्मा शुक्रस्य वृद्धि शर्करा यस्मा शुक्रस्य वृद्धि, ये शुक्रल द्रव्यों का श्लोक है, शुक्रल कर्म का श्लोक है शारंगधर में। और उसमें पहले ही बताया गया कि शुक्रल द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ शर्करा है जो कि 4 कर्ष प्रमाण में चंद्रप्रभा में है। गुग्गुलु भी रसायन है। तो इस तरह से एक गुग्गुलु, शिलाजित और शर्करा, ये तीनों द्रव्य शुक्रल, वृक्ष, बल्य, रसायन, फिर भी अग्निवर्धक, वातकफनाशक है। और इसीलिए ये एक तरह से शुक्र के दोषों का नाश करती है। चंद्रप्रभा वटी देने के बाद स्पर्मेटिक काउंट बढ़ गया ऐसे बहुत कम बार दिखता है। ये द्रव्य जो है ये जो कि स्पर्म्स में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी में आते हैं उनके स्पर्म्स के, जिसमें एबनॉर्मल हेड होता है या फिर टेल नहीं होता है या फिर वो अच्छी तरह से लिक्विफाई नहीं होता है शुक्र, तो घना रहता है ज्यादा। तो इस तरह के जो दोष हमें दिखते हैं उसमें चंद्रप्रभा वटी का फायदा है। तो शुक्र दोष प्रमेहास्तु व्यान अपान प्रकोपजा, ऐसे करके सुश्रुताचार्य ने कह के शुक्र दोष और प्रमेह को एक साथ बांध लिया है इस श्लोक में। और उन्हें कहा है कि व्यान अपान इन दोनों दोषों की वजह से ये 2 रोग होते हैं। और इसीलिए प्रमेह और शुक्र दोष ये दोनों की एक तरह से पैरेलल संप्राप्ति होती है जो कि व्यान अपान प्रकोप से होती है। तो चंद्रप्रभा वटी जो दोनों रोगों में प्रयुक्त है, दोनों व्याधियों में प्रयुक्त करनी चाहिए, वो इस तरह से व्यान अपान काल में, अपान काल में और व्यान काल में चंद्रप्रभा अगर दी जाए तो फायदा होता है। और इसमें शुक्रगत दोष नष्ट करने वाला जो गण कहा गया है उनका शुक्र शुद्धिकर गण, उसका उपयोग करना चाहिए। इसमें से एक द्रव्य है उशीर, और इसमें उशीरासव चंद्रप्रभा वटी शुक्र दोष नाशन के लिए उशीरासव के साथ देनी चाहिए। इसका फायदा बहुत अच्छी तरह से दिखता है। अपान काल में इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है श्वेत प्रदर, और श्वेत प्रदर में भी ये सब चंद्रप्रभा वटी अच्छी तरह से उपयोग में लाई भी जाती है। इसमें कुछ नई बात नहीं। हम लोग जो कहते हैं वो यहाँ पे जो प्रयुक्त कर रहे हैं वो सब सिद्धांत और व्यवहार है। इसीलिए सिद्धांत भी आपके सामने है कि स कुर्यात पिच्छिला शीता कंडुग्रस्ता अल्प वेदनाम। तो ये पिच्छिल और शीत ऐसा स्त्राव बहते रहता है कफज योनि वापद में, इसे श्वेत प्रदर भी हम कहते हैं। और उसमें चंद्रप्रभा वटी का उपयोग
तंडुलोदक के साथ करना उचित है, या फिर अगर आप ब्रूहण करना चाहते हो तो अश्वगंधा या शतावरी के साथ करना चाहिए। और अगर हमें उसका शोधन की अपेक्षा है, कफ का प्रमाण ज़्यादा है, कंडू ज़्यादा है, तो चंद्रप्रभा वटी के साथ हमें त्रिफला गुग्गुल जैसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। त्रिफला गुग्गुल, चंद्रप्रभा वटी या चंद्रप्रभा वटी के साथ आरोग्यवर्धिनी का भी कभी कभी प्रयोग दोनों साथ में करने से इस तरह से पिच्छिल श्वेत प्रदर जल्दी कम हो जाता है। एक और द्रव्य है जिसका उपयोग हम श्वेत प्रदर में करते हैं और वो है सुवर्णराज वंगेश्वर। सुवर्णराज वंगेश्वर और चंद्रप्रभा, इनको साथ में मिला के अगर आप शतावरी के साथ देते हो तो श्वेत प्रदर में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। अश्मरी में, अश्मरी प्राय सर्व अश्मरी जो है वो श्लेष्माश्रया है, श्लेष्म आश्रित होने से है। और न सो अस्ति रोगो चयपि निहंति च शिला जतु शर्करा चिर संभूता भिन्नति च तथा अश्मरी। चिर संभूत जो शर्करा है और अश्मरी है, उसमें उसका भेदन करने के लिए शिलाजित जैसा कोई और द्रव्य नहीं है, तो इसीलिए चंद्रप्रभा वरुणादि कात के साथ चंद्रप्रभा दी जाती है। एक बात मैं यहीं पे कहना चाहूँगा स्त्री रोगों के बारे में जो है पीसीओडी, इसमें चंद्रप्रभा का उपयोग तो मेरे ख्याल से सब वैद्य करते होंगे, लेकिन इसका उपयोग अगर पीसीओडी में करना है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चंद्रप्रभा देनी होती है। मेरे यहाँ पे मैं चंद्रप्रभा वटी का स्थौल्य और पीसीओडी में वर्धमान प्रयोग करता हूँ। जैसे कि चंद्रप्रभा वटी 2 गोली यानी कि 250 मिलीग्राम की एक गोली, ऐसे वटी ऐसे 2 गोली अपान काल में, और बाद में एक हफ्ते के बाद 3 गोली, बाद में 4 गोली, 6 गोली, 8 गोली, ऐसे इस तरह से इसका वर्धमान प्रयोग चंद्रप्रभा वटी का अगर आप करते हो तो स्थौल्य में और पीसीओडी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ में आप कोई भी अनुपान दे जो मेदोग्न हो और कटु रसात्मक हो, जैसे कि कुलत्थादि कषायम करके एक बहुत अच्छा कषाय इसका है, साउथ इंडियन जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में इसका फायदा बहुत सारे वैद्य उठा लेते हैं, कुलत्थादि कषायम। तो कुलत्थादि कषायम के साथ चंद्रप्रभा अगर आप देते हो और इस तरह से वर्धमान प्रयोग करते हो तो पीसीओडी में फायदा जरूर मिलता है। ये वर्धमान प्रयोग स्थौल्य नाशक भी है और चंद्रप्रभा वटी से अच्छी तरह से वजन भी कम होता है। और तब हमें ये उष्णोदक के साथ, चंद्रप्रभा वटी उष्णोदक के साथ देनी चाहिए। उष्णोदक का मतलब गर्म पानी नहीं है, उष्णोदक का मतलब है अर्धावशिष्ट जल, जो कि हमारे वाग्भटाचार्य और शारंगधर संहिता में या योग रत्नाकर में कहा गया है कि उष्णोदक का मतलब है पहले अर्धावशिष्ट जल या 1/4 या 1/8 शेष रहा ऐसा जल। तो ऐसा अगर आप जल देते हो चंद्रप्रभा वटी के साथ तो स्थौल्य में बहुत फायदा मिलेगा आपको। मूत्र कृच्छ में भी कृच्छ्रे गोक्षुरा, तो चंद्रप्रभा गोक्षुरपात के साथ मूत्र मार्ग का क्षोभ करने में, कम करने में बहुत ही फायदेमंद दिखती है। कुष्ठ में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा में अगर कंपैरिजन करेंगे तो चंद्रप्रभा के 80% द्रव्य ये सब कंडुग्न और कुष्ठग्न है। तो इसीलिए ये चंद्रप्रभा कही भी गई है कि ये कुष्ठग्न, कंडुग्न और विचर्चिका नाशक है। तो कंडुग्न, रक्तगामी त्वच और वात कफज कुष्ठ में चंद्रप्रभा का बहुत अच्छा फायदा है। मैंने कहा था पहले भी कि कफ पित्तजन्य कुष्ठ में आरोग्यवर्धिनी और कफवातजन्य कुष्ठ में चंद्रप्रभा, इस तरह से हम भेद करके चिकित्सा कर सकते हैं। दूसरा एक है कामला। कामला में कभी चंद्रप्रभा का प्रयोग मेरे ख्याल से नहीं किया जाता, लेकिन शुरुआत से जैसे आरोग्यवर्धिनी का हम प्रयोग करते हैं उसी तरह से, क्योंकि चंद्रप्रभा की श्लोक में कामलाम हलिमकम ऐसे उल्लेख आया हुआ है, तो इसीलिए रुद्धपथ कामला में चंद्रप्रभा का उपयोग हम कर सकते हैं, हम करते भी है। आरोग्यवर्धिनी के जगह पे चंद्रप्रभा का प्रयोग हम करते हैं
फलत्रिकादिक्वाद के साथ चंद्रप्रभा हम दे सकते हैं, और कामलोत्तर रसायन के तौर पे भी चंद्रप्रभा अत्यंत उपयुक्त होती है। और जब कामला कम होती है उसके बाद में चंद्रप्रभा एक संप्राप्ति नाशक रसायन, आरोग्यवर्धिनी ये रसायन द्रव्य नहीं है, भले उसका नाम आरोग्यवर्धिनी कहा गया हो, लेकिन ये पूरा आरोग्यवर्धिनी लेखन क्षपण करने वाला कल्प है। और चंद्रप्रभा मैंने जैसे कहा, और हमारे ग्रंथकर्ता कहते हैं कि ये लेखन करने वाला, छेदन करने वाला, फिर भी रसायन है। तो इसीलिए कामला के संप्राप्ति भंग करने के साथ साथ ये रसायन भी काम करेगा। इसीलिए हमें चंद्रप्रभा का फायदा कामला में, कामलोत्तर रसायन में होता है। चंद्रप्रभा इति विख्याता सर्वरोग प्रणाशिनी। तो ये चंद्रप्रभा इस तरह से सर्वरोग नाशक है। ये ग्रंथ करते बहुत सारे द्रव्यों को, कल्पों को कहते हैं कि ये सर्वरोग नाशक है, लेकिन सर्वयोग नाशक कैसे हो जाता है कोई भी द्रव्य? तो वो संयोग संस्कारादि नाम, ये अलग जगह पे हमारे टीकाकार कहते हैं चक्रपाणी कि कोई भी द्रव्य सर्वरोग नाशक कैसे हो जाता है, तो वो संयोग और संस्कार के कारण हो जाता है। इसीलिए चंद्रप्रभा एक ऐसा कल्प है जो हमें किसी संयोग के साथ या संस्कार के साथ, मतलब अनुपान के साथ या किसी द्रव्य में मिलाने के बाद वो हमें जैसे चाहिए वैसे टारगेट ओरिएंटेड काम करेगा। लेकिन उसके लिए हमें उसकी विशेषता मालूम होनी चाहिए, जो कि मैं फिर से आपके बार एक बार दोहराता हूँ ये लेक्चर खत्म करने के पहले, कि चंद्रप्रभा एक ऐसा द्रव्य है जो कि अग्निवर्धक है, जो कि अमेदस्कर है, अभ्रूहण है, बलजनन करने वाला है, बद्धमूत्र करने वाला है, मेदनाशक है, साम द्रव कफनाशक है। दुष्यों में अगर देखा जाए तो मेद और मांस पे काम करने वाला है, शुक्रगत दोषों का नाश करने वाला है, आर्तवजन्य रुजा कम करने वाला एक कल्प है। यह कल्प जल महाभुजन्य विकारों पे काम करेगा। यह कल्प संतर्पण जन्य हेतु जहां होंगे वहां ज्यादा काम करेगा। यह कल्प एक तरह से रुक्ष है और शोषण करने वाला है, शिलाजित और गुग्गुल और तिक्त कटु कषाय द्रव्यों की उपस्थिति होने की वजह से, और फिर भी रसायन है और रसायन तरह का ये काम करे और इसका ज्यादा शोषण इस कल्प से ना हो, इसके लिए शर्करा की उपस्थिति यहाँ पे है। तो इस तरह से ये कल्प एक उत्तम तरह का रसायन द्रव्य है, और ये आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर मुझे आयुष दर्पण इस प्लेटफॉर्म ने दिया। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और सबके आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे मेरा व्याख्यान का एंड होता है, खत्म होता है। आप मुझे कोई भी प्रश्न इसके बारे में जरूर पूछ सकते हैं। Thank you very much, sir. It was very informative. Very nice, sir. बहुत ही अच्छा था। एक ड्रग किस तरह से हम इसका स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया है। सो डॉक्टर कुसुम जी, आप बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने पीसीओएस में बताया कि उसको वर्धमान मात्रा में देना है, तो वो कितनी मात्रा तक हम लोग दे सकते हैं? तो मैंने कहा वैसे आपको पहले आप 2 टैबलेट से शुरू कीजिए, फिर 3 टैबलेट, फिर 4 टैबलेट। 250 मिलीग्राम का एक टैबलेट है, ऐसे आप अगर आपके पास है तो इसी तरह से आप वर्धमान मात्रा में अगर आप देते हो तो आप पूरे दिन में 3 या 4 ग्राम इतने तक भी आप दे सकते हैं। अच्छा सर, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर उषा जी। हेलो सर, नमस्ते सर। बहुत नमस्ते, अच्छा नमस्ते, आपने प्रेजेंट बहुत अच्छा दिया, बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो गए। सर, प्रेगनेंसी में यूटीआई इन्फेक्शन और प्रमेह में वो चंद्रप्रभा कैसे दिया जाए इसमें? अगर हम चंद्रप्रभा के पूरे ड्रग डिजाइन को अगर देखें
तो यूटीआई में हम दे सकते हैं, लेकिन और भी सारे द्रव्य अगर इसमें है, गर्भिणी के लिए और भी सारे द्रव्य है, तो गर्भिणी अवस्था में चंद्रप्रभा देने के बारे में 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा सर। उपक्षरण करने वाला द्रव्य है, शोषण करने वाला हाँ द्रव्य जी, है, एक बात ये जी है। सर। तो हाँ हाँ मेरे ख्याल से गर्भिणी अवस्था में दूसरे द्रव्य देने चाहिए, चंद्रप्रभा नहीं देनी चाहिए। लेकिन यूटीआई में तो चंद्रप्रभा हम देते हैं, और गर्भिणी अवस्था को छोड़कर, तो उसमें हम हाँ जी जरूर दे सर। सकते हैं। तो उसमें हाँ हम वो तो दे सकते। हाँ हाँ हाँ, और देते भी है ना, मतलब और हाँ वरुणादि कषाय के कषाय के साथ देते हैं यूटीआई में, गोक्षुर क्वाथ के साथ देते हाँ हैं, दशमूलारिष्ट के साथ देते हैं, तो उसमें उसका जी फायदा है ही चंद्रप्रभावटी का। जी सर, क्योंकि ज्यादा मुझे ना प्रेगनेंसी और वाले मैंने जो जैसे कहा पेशेंट है था वो। कि चंद्रप्रभा हाँ वटी सवर्णराज वंगेश्वर के साथ श्वेतप्रदर में हम उपयोग में लाते हैं, वैसे यूटीआई में भी स्वर्णराज वंगेश्वर के साथ चंद्रप्रभा अगर हम देते हैं और उसके साथ में अगर वरुणादि कषाय का अनुपान देते हैं, तो वो मूत्रव स्रोतस पे काम करेगी। देखिए ये जी तो सर। कैसे है, मैंने कहा वैसे कि ये त्रिदोष नाशक द्रव्य है, बहुत सारे स्रोतों पे काम करता है, लेकिन उसके अनुपान अलग रखने से और उसका मात्रा और अनुपान और उसका काल अलग रखने से वो अलग अलग तरह के काम करेगा। जैसे कि मूत्रव स्रोतस पे अगर काम करना है तो वरुणादि कषाय के साथ दे, और अगर श्वेतप्रदर के साथ स्वर्णराज वंगेश्वर और चंद्रप्रभा देनी है तो वो शतावरी के साथ दे। इस तरह से हम करते हैं व्यवहार में। जी सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। डॉक्टर दीप्ति। हाँ, यस मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, आपने बोला था कि चंद्रप्रभा मूत्र की वृद्धि भी करती है और मूत्र को कम भी करती है, तो हाँ बिल्कुल, जब एकदम सही बात हाँ है। जी, तो बेड वेटिंग के जो पेशेंट्स है ना, ऐसे बच्चों में हमने कौन सा अनुपान यूज करना चाहिए चंद्रप्रभावटी के साथ? चंद्रप्रभावटी के साथ आप कोई भी है, जैसे कि लोध्र है या फिर खदीर है, कषाय रसात्मक आपको देने होंगे इसमें, या फिर सबसे बेस्ट है वो है हरिद्रा। देखिए मेहेशु धात्री निशा ऐसे कहा गया है ना हमारे इसमें, हाँ तो मेहन का मतलब है बार बार मूत्र प्रवृत्ति होना, तो बार बार मूत्र प्रवृत्ति को रोकती है, सबसे अच्छा अग्र द्रव्य है और सबसे सिंपल है वो है आमलकी और हरिद्रा। तो अगर चंद्रप्रभा आमलकी और हरिद्रा चूर्ण के साथ मिक्स करके देंगे तो सबसे फायदा होगा, अच्छा फायदा होगा उसका, या सिर्फ हरिद्रा के साथ देंगे तो भी फायदा होगा। ओके ओके सर। और एक ये और ऐसे धात्री जी निशा क्वाथ ऐसे काढ़ा भी मिल जाता है, हाँ बच्चे ये हाँ काढ़ा ले पाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप चंद्रप्रभा हरिद्रा के साथ और थोड़ा यष्टि मधु डाल के अगर देंगे तो ये हाँ पैलेटेबल भी हो जाएगा। यस अपान यस काल में देना चाहिए इसे। हाँ 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 सर। और अगर मूत्रल चाहिए आपको, जैसे मैंने कहा मूत्रल उसका इफेक्ट चाहिए, जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर है या एक्यूट रीनल फेल्योर है, उसमें हम चंद्रप्रभा देते हैं। तो हाँ चंद्रप्रभा इस वक्त आप गोक्षुर क्वाथ के साथ देनी चाहिए या यस यस पुनर्नवासव के साथ देना चाहिए या हाँ पुनर्नवास क्वाथ के साथ देनी चाहिए, तो वो मूत्रल हो जाएगी। हाँ हाँ और अगर मूत्र मात्रा कम करनी है तो फिर हमें कषाय रसात्मक द्रव्य जैसे कि जम्बुआसव है, हाँ हाँ रुद्रासव है, उनके साथ देनी चाहिए। यस यस ओके, तो ये थैंक यू इसकी सर। विशेषता है, एक ही द्रव्य जो है वो हाँ दोनों तरह का काम करेगा जी मूत्र जी। स्रोतस पे। एक और क्वेश्चन है सर मेरा हाँ कि बिल्कुल, चंद्रप्रभा वटी जुवेनाइल मेरे ख्याल डायबिटीज। से ज्यादा करके स्त्री वैद्य ही है शायद ये हाँ सर, यस। दर्शकों में, सुनने हाँ वालों सर, श्रोताओं में। यस जी, यस। चंद्रप्रभा वटी जुवेनाइल डायबिटीज में वर्क करेगी छोटे एज में जब डायबिटीज नहीं होता नहीं, है और बच्चों नहीं में वेट करेगी, गेन नहीं होता नहीं है? करेगी, नहीं करेगी। ओके। आप दे सकते हो लेकिन इसका वो नहीं है। और आपने बताया सर कि सारे स्त्रोतों में चंद्रप्रभा वर्क करती है, अनवध से लेकर अस्थिव, उसमें आपने सर मज्जाव स्त्रोत पे भी ये काम करेगी? मज्जाव स्रोतस का उल्लेख उसमें नहीं है, क्योंकि हाँ, मज्जाव अस्थिव स्रोतस बोला आपने बट मज्जाव नहीं कोई बोला। रोग, क्यों कोई ऐसा? स्रोतस का, मज्जाव स्रोतस का कोई व्याधि उसके चंद्रप्रभा के फलश्रुति में नहीं है। ये ओके। एक ही स्रोतस बच जाता है, बाकी सब स्रोतसों में चंद्रप्रभा का काम है। सर एक सवाल है, डॉक्टर प्रियंका राजपूत पूछती है कि जैसे आपने हाँ बताया वैद्यनाशक रसायन के रूप में इसका हमें सेवन करना है, हाँ बिल्कुल, तो यस।
हाँ, तो केवल रसायन के लिए भी हमें मतलब इससे फायदे मिलेंगे क्या? रसायन हाँ के तौर मिलेंगे पर ना, अगर- इसीलिए आप हाँ दुग्ध के साथ अगर देते हैं तो फायदे जरूर होंगे इसके। अच्छा, तो दुग्ध के केवल साथ अगर रसायन। देखिए देखिए हमारे जो गुरु है वैद्य प्रभु सर, वो इस तरह से यूज करते थे कि दुग्ध के साथ अगर चंदन प्रभा दी जाए अगर स्त्रियों में, तो वो भार वृद्धि करती है। हेलो, हाँ सर, यस। दुग्ध के साथ अगर चंद्रप्रभा दी जाए स्त्रियों में तो वो भार वृद्धि करती है। और कोष्ण जल या अर्धावशिष्ट जल के साथ या एक अष्टमांश सिद्ध शेष जल के साथ अगर ली जाए तो वो भार क्षय करती है। ये इसका वैशिष्ट्य है। सर, बहुत लोग अभी पूछ रहे हैं कि वर्धमान मात्रा में किस प्रकार से इसका यूज करना है, वो भी थोड़ा मैंने एक कहा बार था जस्ट। मेरे लेक्चर में कि आप यस। चंद्रप्रभावटी 2-2 गोली दिन में 2 बार अपान काल में या व्यान काल में, खाने के पश्चात या खाने के पूर्व, खाने के पश्चात अगर दी जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वर्धमान मात्रा में खाली पेट ज्यादा देना ज्यादा उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये कर्षण लेखन और कटुरस प्रधान है द्रव्य इसके लिए। तो आप भोजन के पश्चात 2-2 गोली दिन में 2 बार इस तरह से आप दे, और बाद में 1 सप्ताह के बाद इसे 4-4 गोली करे या 3-3 गोली करे, बाद में 6-6 गोली करे, बाद में इसे 8-8 गोली तक जाए। इस तरह से आप 2 या 3 ग्राम या 4 ग्राम तक पूरे दिन में दे सकते हो। और उसके बाद में जैसे हम वर्धमान पिप्पली में क्रम बढ़ाते और घटाते भी है ना, तो इसी तरह से ये 6 या 8 गोली के बाद ये 8 गोली से 6, 4 और 3 और 2 इसके इस तरह से उसका नीचे भी लाना चाहिए उसे। डॉक्टर माधुरी, प्लीज अनम्यूट। हाँ हॅलो सर, नमस्कार. नमस्कार। सर हाइपोथायरॉयडिज्म आणि ओबेसिटी असेल तर त्यात उसमें दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बेस्ट चॉइस, सपोज टू बी द बेस्ट हाँ, चॉइस। बेस्ट. चंद्रप्रभा ये सबसे बेस्ट चॉइस है हाइपोथायरॉयडिज्म में, क्योंकि एक क्योंकि ये पेशेंट है वो संतर्पण, हाँ बहुत बार ये संतर्पण जन्य विकार हाँ, रहता है। हाँ, ये हाँ, विकार जलमहाभूत के जलमहाभूत के का विकार है। हाँ, उसका हाँ, धातु महाभूताग्नि जलमहाभूत का जो है वो विकृत हो गया है, और ये मेद और मांस के धातुवाग्नि का भी विकार है हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाँ, हाँ, जिसमें शोफ भी रहता है। तो चंद्रप्रभावटी इज ऑल्सो बेस्ट चॉइस। आरोग्यवर्धिनी भी है और चंद्रप्रभा, दोनों अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म की बहुत अच्छी दवाइयां हैं, आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा। लेकिन मैंने हाँ, जैसे कहा था कि चंद्रप्रभा वात कफ नाशक है हाँ, और आरोग्यवर्धिनी कफ पित्त नाशक है। हाँ, तो वो आपको दोषों को देख के यूज करना होगा। ओके ओके, कफ हाँ, वात दोष है तो चंद्रप्रभा दें, और हाँ, कफ पित्त दोष है तो आप जरूर आरोग्यवर्धिनी दें। अच्छा अच्छा, थैंक यू दोनों सर. संतर्पण नाशक द्रव्य है, दोनों संतर्पण नाशक तल्प है। हाँ ठीक है, थैंक Sir, यू. can you please stop sharing, screen sharing? So, yes. One more question is sir, वर्धमान मात्रा में देकर उसे मतलब रिड्यूस भी करना है क्या? डॉक्टर भारती is asking. हाँ मैंने कहा ना रिड्यूस करना है आपको। Yes sir. आपको 8 गोली से बाद में 6 गोली, 6 गोली से 4 गोली और 4 गोली से 3 और बाद में 2 ऐसे रिड्यूस करना है। डॉक्टर किरण। हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि स्तन्य शोधन भी है, तो जैसे डिलीवरी के बाद सर किसी किसी का स्टिल बर्थ हो जाता है, तो इसमें हम लोग दे सकते हैं क्या सर? जो हाँ मिल्क जरूर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मिल्क और रेड्यूस करने के लिए। जीरक जो है ना वो गर्भाशय शोधक है, या कार्पास मूल भी गर्भाशय शोधक है। तो जी सबसे जी बेस्ट अनुपान जीरक है, तो जीरक वात के साथ आप जी चंद्रप्रभा जरूर दे सकते हैं गर्भाशय शोधन के लिए। जी सर, ओके सर। जीरक आद्य रिष्ट भी अवेलेबल है, जीरक आद्य रिष्ट। जीरकाद्य रेस्ट के साथ जी सर, ओके सर। सर वात पित्त डोमिनेट पेशेंट्स को भी हम मतलब स्थौल्य में कैसे दे सकते हैं इसको? वात पित्त, देखिए ये चंद्रप्रभा कफवात नाशक है, वात पित्त वाले पेशेंट को भी आप जरूर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भोजन के पश्चात आप दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वात पित्त के पेशेंट को भी। और तिक्तरस के अनुपान के साथ देंगे तो वात पित्त के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तिक्तरस के अनुपान के साथ। गर्भिणी में अगर श्वेत प्रदाह होता है तो उसमें यूज कर सकते हैं क्या? प्लीज हेलो, अनम्यूट। प्लीज म्यूट कीजिए बाकी के लोग प्लीज। अगर क्वेश्चन हो गया हो तो प्लीज म्यूट कीजिए। सो
गर्भिणी में श्वेत प्रदर अगर होता है, ल्यूकोरिया अगर होता है, व्हाइट डिस्चार्ज, तो उसमें भी हम हाँ। यूज कर सकते हैं क्या? मैंने कहा आपको कि गर्भिणी में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन गर्भिणी में अगर आप ना यूज करें तो अच्छा रहेगा, और करना ही है तो बल्य द्रव्यों के साथ यूज करना चाहिए उसे, जैसे कि शतावरी है, गोक्षुर है, यष्टि मधु है, उसके साथ अगर आप देते हैं तो फायदा होगा श्वेत प्रदर में। लेकिन ऐसे ही देंगे तो वो कर्षण करने वाली है ना चंद्रप्रभा, लेखन करने वाली है, तो कर्षण लेखन छेदन करने वाला द्रव्य गर्भिणी को नहीं देते हैं। तो इसीलिए चंद्रप्रभा आरोग्यवर्धिनी से बेहतर है क्योंकि रसायन है, लेकिन फिर भी अगर आपको देना ही है तो शतावरी, अश्वगंधा, गोक्षूर के साथ दे आप जरूर श्वेत प्रदर में। और वो भी अगर तनुस्त्राव है तो, अगर चिकना पिच्छिल शीतस्त्राव है तो चंद्रप्रभा के बदले में बजाय आप दूसरे द्रव्य दे सकते हो। हाँ, यस सर, डेफिनेटली, थैंक यू। डॉक्टर मुकेश कुमार इज आस्किंग दैट प्रोस्टेट अगर रुग्ण है तो उसमें सर्जरी के बाद भी अगर कुछ मूत्रकुच्छता होती है तो उसमें भी प्रोस्टेट की वजह से ना, प्रोस्टेट हाँ। की वजह से तो जरूर Yes. चंद्रप्रभा आप यूज कीजिए। चंद्रप्रभा का बहुत अच्छा फायदा होता है प्रोस्टेट में, क्योंकि ये ग्रंथि अर्बुद नाशक भी है। चंद्रप्रभा के श्लोकों में ग्रंथि अर्बुद ऐसे भी शब्द आए हुए हैं। तो ये मांस का लेखन करती है, मेद का भी छेदन करती है, तो इसीलिए प्रोस्टेट में भी चंद्रप्रभा अति फायदेमंद है। चंद्रप्रभा आप जरूर प्रोस्टेट में, और लेकिन उसको अनुपान चाहिए, तो अनुपान वरुणादि कषाय है जो आप इसमें दे सकते हैं बिल्कुल चंद्रप्रभा अपान काल में। तो थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज रियली नाइस। इतना एक ही वटी के को लेकर आपने इतना बहुत अच्छे से सविस्तर इसका वर्णन किया है। तो मैं अभी हम इस सेशन को खत्म करते हैं। इसके पहले मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ। जी नमस्कार। वैद्य महेश ठाकुर सर ने बहुत ही अच्छा एक, हाँ नमस्ते, नमस्ते, आपका नाम मैंने बहुत सुना है नवीन जी। जी जी नमस्कार सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपने चंद्रप्रभा वर्टी जो पूरे भारत में मुझे नहीं लगता है कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इसको नहीं लिखते हो, और ऐसे एक सामान्य से योग पे आपने इतना विस्तृत विस्तार से वर्णन किया, इससे हम सभी का ज्ञानवर्धन हुआ। क्योंकि लोग चंद्रप्रभा वर्टी को धड़ल्ले से लिखते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी उसके एस्पेक्ट्स बताए, और ये जो हमारे चिकित्सक हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब एक प्रकार से फ्रूटफुल रहेंगे। इसको फेसबुक पे भी लोग देखेंगे, बाद में हम इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। हम इसी प्रकार से आपके द्वारा, धन्यवाद सर। हम आपका इसी प्रकार से आपके लेक्चर्स और भी हम चाहेंगे कि आपके और भी अनुभव जो हैं वो आपके, क्योंकि आप आर्यवी गुरु हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं उनके गुरु बने, जो भारत के कोने कोने में हमारे इस फेसबुक पे या आयुष दर्पण के यूट्यूब पे देखते हैं। आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।